कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BW पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 का दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हल करेंगे प्रश्न को हम। पहले तो हम वृत्त बनाएंगे, एक छोटा वृत्त बना लेंगे। ये हमारा छोटा वृत्त है और एक बना रहे हैं बड़ा वृत्त। ये वाला बड़ा वृत्त है। इसमें कह रहा है तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की एक जीवा खींच रहे हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। वो इस तरह से स्पर्श करती है, ये जीवा वो यहाँ पे छू रही है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो वृत्त का केंद्र हमने यहाँ पर मान लिया, वृत्त का केंद्र O हो गया। यही दोनों वृत्तों का केंद्र होगा। तो अगर हम O से बड़े वृत्त की स्थितियों को मिलाते हैं तो ये त्रिज्या बन जाती है बड़े वृत्त की, और इधर मिलाएंगे ये भी त्रिज्या बन जाएगी। और यदि हम यहाँ से लंब डाल दें, इस केंद्र से इस जीवा पे लंब डालें तो केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे तो ये जो है ये लंब इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, बराबर दो भागों में बांटेगा। अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम हमने C रख दिया, तो ये AC बराबर BC हो जाएगा फिर। तो ये जो बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 7.5 सेमी और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 4.5 सेमी। ये वाली जो त्रिज्या है ये है 4.5, ये वाली 4.5 है। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न को। लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है? दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या का नाम है OA। OA OA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखा, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या का नाम है OC। OC बराबर है 4.5 सेमी। तो लिखेंगे चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः होगा, बराबर दो भागों में बांटता है तो अतः होगा AC बराबर BC हो जाएगा। अतः AC बराबर हुआ BC तथा कोण OCA, ये OCA इधर वाला कोण, इस कोण की बातें कर रहा है। ये कोण ये 90 अंश का बनेगा, इसी प्रकार इधर भी 90 अंश का बनेगा तथा कोण OCA बराबर 90 अंश। इस प्रकार बन गया समकोण त्रिभुज। लिखेंगे अतः
समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज OCA में, समकोण त्रिभुज OCA में कर्ण का वर्ग बराबर लंब, आधार का वर्ग लंब का वर्ग, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण का नाम है OA, लिखेंगे OA का वर्ग बराबर लंब का नाम है OC, तो OC का वर्ग प्लस आधार का नाम है AC का वर्ग यहाँ लिख देंगे। OA का वर्ग हमको दिया है 7.5, OA 7.5 है, यहाँ 7.5 लिखेंगे, यहाँ वर्ग लिख देंगे बराबर OC दिया है 4.5 का वर्ग लिखेंगे प्लस AC वर्ग हमको नहीं पता है, AC वर्ग लिख देंगे। यहाँ 7.5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 56.25 बराबर 4.5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 20.25 प्लस AC वर्ग हो गया। तो यहाँ से वाइस वर्सा करेंगे हम, AC वर्ग पहले लिखेंगे प्लस 20.25 लिख दिया बराबर हो गया ये 56.25। तो यहाँ से AC वर्ग बराबर होगा, AC वर्ग बराबर होगा यहाँ से 56.25 माइनस 20.25 घटाएंगे तो AC वर्ग बराबर यहाँ हुआ 36। यहाँ से खाली AC बराबर हुआ √36, वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 6। चूंकि AC बराबर BC होगा, AC का मान 36 है, 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे, BC का मान भी 6, BC लिख देंगे 6। दिस इम्प्लाइज दैट BC इक्वल टू 6, अतः BC इक्वल टू 6 लिखेंगे, अतः AB की लंबाई, ये जीवा है AB, यहाँ जीवा AB लिख देंगे, जीवा AB की लंबाई बराबर होगा AC प्लस BC। AC की नाप 6 आई है और BC की नाप भी 6 आई है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जीवा AB की लंबाई बराबर 6 6 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न खा, दूसरे का खा, इसमें लिखा है आकृति में, ये आकृति दी गई है, इसमें PQ बटे QS बराबर QT बटे PR और कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS के समरूप है त्रिभुज TQR के। तो देखेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ देखो दिया गया क्या है, प्रश्न में दिया है कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR एवं दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, ये दो चीजें दी गई हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 से
कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 यानी कोण 1 यहाँ कोण 2 यहाँ है, बराबर आपस में है, तो लिखेंगे सम्मुख कोणों के सामने भुजाएं भी बराबर होती हैं, बराबर सम्मुख कोणों के सामने भुजाएं बराबर होती हैं, चूंकि बराबर सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये प्रमेय है, बराबर होती हैं। तो इस प्रमेय से हम लिखेंगे भुजा पी क्यू कोण 2 के सामने है और कोण 1 के सामने है पी आर, तो पी क्यू बराबर पी आर होगा, पी क्यू बराबर होगा पी आर। अतः दिए गए अनुपात में में पी आर के स्थान पर, जहां पी आर दिया गया है, पी आर के स्थान पर पी क्यू रखने पर, क्योंकि पी आर पर पी क्यू दिया गया है, पी क्यू रखने पर यहाँ दिया गया है, दिया अनुपात है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी लिखेंगे, क्यू टी बटे लिखा है पी आर के स्थान पर हम लिखेंगे पी क्यू बटे पी क्यू लिख देंगे, यहाँ बटे हो गया पी क्यू लिख दिया। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि क्यू एस बराबर क्यू आर बराबर होगा पी क्यू बटे क्यू टी। अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर की तुलना करने पर क्यू एस बटे क्यू आर बराबर होगा पी क्यू बटे क्यू टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण टी क्यू आर के, या इसको शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 1, ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, यही सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, सिद्धम हो गया, तो सवाल होगा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा 2 गा हल करेंगे। यहाँ लिखा है एक समांतर श्रेणी है एपी लिखी हुई, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है, इसका पहला पद दिया गया है 21, दूसरा 18 और तीसरा 15,
डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -18 हो, यानी SN बराबर दिया गया है, SN बराबर -18। तो हल करेंगे हम। पहले यहाँ से देखेंगे ए बराबर क्या होगा। प्रथम पद ए बराबर होगा 21, सार्व अंतर, ये प्रथम पद होगा। प्रथम पद ए बराबर 21, यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर डी बराबर होगा 18 - 21, तो डी बराबर आ गया -3। दिस इम्प्लाइज दैट डी इक्वल टू -3 आया। डी का मान यहाँ से -3 आया, सार्वंतर -3 आ गया। प्रथम पद ये ए बराबर 21 आ गया। तो चूंकि सूत्र होता है, चूंकि SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये n पदों के योगफल का सूत्र होता है। यही सूत्र यहाँ अप्लाई करेंगे। SN का मान दिया -18, यहाँ लिखेंगे -18 बराबर n हमको नहीं पता, n/2 लिखेंगे। ये 2 गुणे a का मान 21 से लिख देंगे, प्लस n का मान नहीं पता है, n लिखेंगे, -1 इंटू डी का मान पता है -3, तो -3 यहाँ लिखेंगे हम। तो आ गया -18 बराबर n/2 आया। यहाँ 21 दूना 42 हुआ, और -3n आया, प्लस 3 आ गया, तो ये -18 दूनी -36 आया बराबर n हुआ। यहाँ 42 3 45 होता है, -3n हुआ। तो यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, -36 आया बराबर 45n आया, -3n स्क्वायर आया। पक्षांतर कर लेंगे, इधर ले आएंगे तो 3n स्क्वायर प्लस में हो गया, -45n हो गया, और -36 हुआ, 45n हुआ बराबर यहाँ 0 बचा। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर -3 15 15n आया, -3 बराबर बराबर 0 हुआ। तो यहाँ से हुआ n स्क्वायर -15n -12 बराबर 0 हुआ। तो अब हम 12 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर आए 15, ये संभव नहीं है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना संभव नहीं है, इससे n का पूर्ण मान नहीं प्राप्त हो पाएगा। श्रीधर लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र होता है n बराबर होगा -b माइनस n और माइनस n, एक मिनट, तो सीधे होगा ये -b होता है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होता है, अपान 2a होगा। इसको तो लगाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ a का मान 1 है, b का मान -15 है, और c का मान -12 है। इससे हल करेंगे तो देखिए रखेंगे n बराबर होगा, n बराबर -b का मान है, यहाँ से b का मान है -15, यहाँ लिखेंगे -15 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी -15 का स्क्वायर -4ac, 4a का मान है 1 और c का मान है -12, ac का मान -12 यहाँ लिखा हुआ है, अपान 2a, 2 और a का मान 1 है, तो n बराबर आया 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 15 225 प्लस 12 चौक 48 अपान 2, n बराबर आया 15 प्लस माइनस अंडर रूट 8 5 13 हासिल आया 1, 4 2 6, 1 7 हुआ, और 2 के 2 आया बटे 2। इसका वर्गमूल निकलना संभव नहीं है, वर्गमूल निकलेगा तो पॉइंट में आएगा, पूर्ण संख्या निकलेगी नहीं। लिखेंगे चूंकि n का मान पूर्ण संख्या में
n का मान पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, अतः n का पूर्णांक मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ द्विघात बहुपद दिया गया है, इसको px मान लेंगे। px बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। इसके शून्यक निकालना है। शून्यक ज्ञात करने हेतु जो पॉलिनोमियल ऑफ x है इसको 0 लिखेंगे। शून्यक ज्ञात करने हेतु px बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट हुआ x स्क्वायर हुआ प्लस 10x हुआ प्लस 21 बराबर 0 हुआ। तो 21 के इससे 2 टुकड़े करेंगे जिनका योग आ जाए 10, तो 7 की 7 10 होता है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ 7 प्लस 3 ये x हुआ प्लस 21 आया बराबर 0, तो वह x स्क्वायर आया प्लस 7x आया प्लस 3x आया प्लस 21 आया बराबर 0 हुआ। तो जोड़ा बनाएंगे, इस जोड़े में x कॉमन हुआ, x प्लस 7 बचा यहाँ, प्लस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, x प्लस 3 7 की 7 ये भी आ गया बराबर 0 हुआ। यहाँ पर तो x प्लस 7 वाला ब्रैकेट कॉमन हो गया, अंदर बचा x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले x प्लस 7 बराबर 0 लेंगे हम, फिर इधर लेंगे x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया -7, इधर आया x बराबर -3 लिखेंगे। अतः शून्यक बराबर -7 -3। पहला आंसर तो ये आ गया, शून्य कितने हो गए। अब यहाँ से कह रहा है फिर ज्ञात शून्य ज्ञात और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। यहाँ लिखेंगे संबंध की जांच हेतु, संबंध की जांच हेतु यहाँ पर ये जो आया -3 ये अल्फा का मान है, अल्फा बराबर है -7 आया, अल्फा का मान -7 है तथा बीटा का मान है -3। तो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो अल्फा का मान आया -7 और बीटा का मान आया -3, लिख देंगे बराबर -b/a। -b का मान आया है, यहाँ पर b का मान लिखा हुआ है, b का मान आएगा 10। इससे तुलना करेंगे, अगर तुलना द्विघात समीकरण से यहाँ कर ले हम, यहाँ से अगर तुलना कर द्विघात समीकरण से तो a बराबर 1 आएगा, यहाँ b बराबर 10 आएगा और c बराबर 21 आएगा, ये दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा -10/a का मान 1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 7 3 10 -10 हुआ, इधर भी -10 आया, इसका मतलब हुआ कि LHS बराबर RHS। दिस इम्प्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो योग में तो संबंध सत्य हुआ। अब मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। मूलों चाहे शून्य को भी कह सकते हैं, मूलों को शून्य को भी कहा जाता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ c/a। अल्फा का मान -7 है गुणे बीटा का मान -3 है बराबर c का मान है 21/a का मान है 1।
7 21 हुआ, प्लस का 21 आ गया, बराबर यहाँ भी 21 आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। लिखेंगे अतः प्रश्न में कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच की गई, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित हुआ। अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित होता है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित होता है, सत्य साबित हुआ, साबित हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा। किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हल करेंगे पहले हम। तो सबसे पहले जो दिया है इसको लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया, लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है। फिर यहाँ मध्यमान अपने आप बनाएंगे हम। ये बारंबारता दी, बारंबारता, बारंबारता मध्यमान को x कहते हैं, बारंबारता को f कहते हैं। यहाँ f गुणे x लिखेंगे हम। टेबल जब बनेगी यहाँ से, टेबल इस रूप में टेबल होगी। ये मध्यमान हो रहा है, तो यहाँ से वर्ग अंतराल दिया है 500 से 520। बारंबारता यहाँ पर 12 है, फिर 520 से 540, बारंबारता 14 है, 540 से 560, बारंबारता 8 है, 560 से 580, बारंबारता 6 है। फिर 580 से 600, बारंबारता 10 है। फिर यहाँ से हम फिर जोड़ेंगे इसको, यहाँ बनेगा समेसन एफ, यहाँ होगा समेसन एफ एक्स। मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान 500 और 520 को जोड़कर आधा करेंगे तो आ जाएगा 510। यहाँ पे आएगा 530, ये जोड़ेंगे 550 आएगा, 570 आएगा, ये 590 आएगा जोड़ के। अब समेसन एफ एक्स लिखना है, तो 110 को 12 से गुणा करेंगे, तो 110 गुणे 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6120। फिर 530 को 14 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7420। फिर 550 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4400। और फिर 670 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3420। 590 को 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 59 के बाद में 00। इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ आ जाएगा हमारा 27260 है, और यहाँ जोड़ आएगा 50। तो लिखेंगे समांतर माध्य, सूत्र लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, क्योंकि समांतर माध्य
समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। यहाँ मान रखेंगे तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर समेशन एफ एक्स आया है हमारा 27,260 बटे समेशन एफ का मान आया 50। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद हमारा समांतर माध्य आएगा, समांतर माध्य बराबर होगा, इसको काटेंगे तो काट के आएगा 545.2। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4। देखा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दो चीजें ज्ञात करनी है, बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है। तो पहले तो हम सारणी बनाएंगे, हल करेंगे। यहाँ पर इधर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ बारंबारता होगा, बारंबारता, फिर यहाँ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो अब पूरे वर्ग अंतराल जो दिया लिख देंगे। वर्ग अंतराल दिया है 65 से 68, 65 से 85 लिखा हुआ, 65 से 85, 65 से 85, फिर 85 से 105 है, फिर 105 से 125 है, फिर 125 से 145 है, फिर 145 से 165 है, फिर 165 से 185 है, फिर 185 से 205 है। इतना दिया गया हमको। यहाँ पर बारंबारता दी गई, पहले 4 लिखा है, फिर 5 है, फिर 13 है, फिर 20 है, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर 4 है। अब हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। 4 की 4 रहेगी, फिर जोड़ेंगे 8 5 4 5 9 आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे 22 आएगा, 22 में 20 जोड़ेंगे 42 आएगा, ये 42 हुआ हमारा। फिर 42 में 14 जोड़ेंगे आ जाएगा 56, 14 में 8 जोड़ेंगे 56 में 8 देंगे 64 होगा, 64 में 4 जोड़ेंगे 68 आएगा, ये हुआ 68। तो अब यहाँ लिखेंगे n बराबर, तो हम ये टेबल पूरी कर ले रहे हैं। यहाँ से टेबल पूरी हुई, तो n बराबर हम जोड़ेंगे इसको, n बराबर आ जाएगा हमारा 68, यहाँ आ गया। तो अब हम n बटा 2 लिखेंगे, n बटे 2 बराबर 68 बटे 2 होगा। 68 बटे 2 मतलब 34 होता है, ये हुआ 34। दिस इम्प्लाइज दैट n बटे 2 बराबर आ गया 34। ये हुआ, बॉक्स मैंने बंद किया। फिर अब यहाँ से 34 हम देखेंगे किसके अंतर्गत आ रहा है। तो 34 आएगा हमारा, 34 सारा संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत। तो ये इस वाले बॉक्स को हम घेरेंगे, यहाँ से ये बॉक्स हमारा घेरेगा, यहाँ से इसको घेर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर ये L का मान हुआ, L बराबर 125 हुआ। H अंतर तो इसमें 20 का आ रहा है, इसलिए H बराबर 20 होगा।
और ये F0 हो जाएगा, ये नहीं, ये F1 होगा, ये F1 हुआ 20, 13 को F0 कहेंगे और 14 को F2 कहेंगे। ये हमारा F2 हो गया यहाँ पर। तो अब हम जो कुछ दिया वो लिखेंगे। हमको पता लगे L बराबर पता लगे 125 है, F1 बराबर हमको पता लग गया है 20 और F0 बराबर पता लगा है 13 और F2 बराबर हमारा 14 है और H हमारा 20 आया। तो प्रश्न में बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न में ज्ञात करना है पहले ज्ञात करना है सारणी का माध्यक। तो यहाँ 22 है, ये CF है, माध्यक ज्ञात करने है तो ये बराबर 22 यहाँ लिख देंगे, CF बराबर 22। तो अब लिखेंगे माध्यक। माध्यक माध्यिका को कहा जाता है। माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस यहाँ N/2 माइनस CF बटे F गुणे H, ये सूत्र है। तो यहाँ से मान हम रखेंगे। L का मान हमको पता है, L का मान 125 है, प्लस N/2 34 यहाँ पे है, यहाँ 34 लिखेंगे, माइनस CF ये 22 आया है, बटे F जो आरम्भ था इसको F कहेंगे। F तो यहाँ 20, F1 ही F है, तो यहाँ से F बराबर 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे गुणे H का मान भी 20 है, यहाँ से ये 20 कट गए आपस में, ये आ गया 125 प्लस 34 से 22 जाएगा तो बचेगा यहाँ 12 आया, तो 125 12 हो गया 127 हुआ, 125 बार 137 हुआ। ये आ गया हमारा माध्यक बराबर 137 हुआ। ये पहला आंसर हो गया। अब बहुलक भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है सूत्र L प्लस ये F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H हो गया यहाँ से। तो यहाँ से L का मान हम रखेंगे, L का मान 125 है, प्लस F1 है 20 माइनस F0 है 13 बटे 2 गुणे F1 है 20 माइनस F0 13 है, माइनस F2 है 14 और गुणे H का मान है 20, यहाँ लिख दिया। तो ये आ गया 125 प्लस 20 से 13 जगह 7 बचेगा, 7/40 माइनस 27 आया ये वाला, गुणे 20 है, तो ये आ गया 125 प्लस 7 बटा यहाँ 13 बचा गुणे 20, हल करेंगे तो आ गया 125 प्लस 20 140 बटे 13 आया। लघुत्तम ले लेंगे हम, तो आएगा तो 13×5 65 हंसना 6, 13 दूनी 26, 26 6 32 हंसना 3, 13 का नाम 13, 3 16, 16 25 आया, प्लस ये 4, ये 140 है बटे पूरे में 13 है। तो हल करेंगे तो आ गया ये 1765 बटे 13। तो और हल करेंगे तो आ गया हल करके 135.769 आया। अब हम 9 हटाएंगे यहाँ से, यहाँ 7 होगा, 7 हटाएंगे यहाँ 8 बन जाएगा, हो जाएगा 135.8। ये हमारा आ गया बहुलक बराबर आ गया 135.8 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया बहुलक का। ये हमारा आंसर है।